नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आज आपके लिए कंप्यूटर में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आज जानकारी लेंगे। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में और बड़ा भी टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम मेमोरी कितने प्रकार की है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जिसे आप प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है, को 2 भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम जो होती है वो आपके लिए वोलेटाइल होती है और रोम आपके लिए नॉन वोलेटाइल होती है। अब ये दोनों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम रैम को डिवाइड करते हैं तो इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एस रैम और डी रैम। एस मीन्स होता है स्टैटिक और डी मीन्स होता है डायनेमिक। इट मीन्स स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। जबकि रोम की हम बात करें तो इसे आप 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो पी रोम, एक ई पी रोम और एक डबल ई पी रोम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को आपने यहाँ पर डिवाइडेशन किया तो करीब 5 भागों में, एच डबल डी, डबल एच डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। एच डबल डी क्या है, ये आपकी हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। डबल एच डी क्या है, ये आपके लिए सॉलिड डिस्क की बात कर रहा है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये जो सीडी आती है। फ्लॉपी डिस्क, पहले फ्लॉपीज चलती थी। और मैग्नेटिक टेप, जो पुराने समय में आपके टैप्स आया करते थे, उनकी बात हो रही है। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है, जबकि प्राइमरी मेमोरी के आपके रैम और रोम होते हैं, जिसमें आपने डिवाइडेशन किया था। और हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी जो है उसको डिवाइडेशन आप कितने भागों में कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ हमने पहले जो देखा उसको आपने 2 भागों में बोला, पर एक मेमोरी और होती है जिसको आप कैश मेमोरी बोलते हैं। कभी कभी इसे कैशे मेमोरी भी बहुत से व्यक्ति बोलते हैं, एक ही बात है। सेकंड प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और थर्ड आपके सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं कैश मेमोरी की आपके बारे में बता दूं। कैश बहुत ही छोटी चिप के रूप में होती है। ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और इसकी स्पीड सीपीयू को यह अपनी स्पीड देती है, मतलब जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और यह एक बफर की तरह भी कार्य करती है। बफरिंग का मतलब होता है कि कोई भी डेटा होगा उसको ये अपने पास होल्ड करके रखती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैश मेमोरी के लिए, क्या कि मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य में कौन सी मेमोरी पाई जाएगी, तो आप जवाब देंगे उसका कैशे मेमोरी जब पाई जाएगी यहाँ पर। अभी जब इनके बीच में पाई जाती है तो इसका काम क्या है, यहाँ जो इतना डेटा लिखा हुआ है मैं उसको आपको डायरेक्ट बताया देता हूँ। कोई भी अगर डेटा है जो कि मेन मेमोरी में है, वो सबसे पहले आपके लिए कहाँ पर आएगा, आपके कैश मेमोरी में आएगा। मैं आपको एक स्लाइड के जरिए यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि एक आपके लिए मेन मेमोरी है, यहाँ पर आपके लिए कैश मेमोरी है और यहाँ पर आपका सीपीयू है। तो कोई भी अगर डेटा है तो सबसे पहले वो आपके लिए मेन मेमोरी से उठ के कहाँ पर आता है, कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी से वो आपका सीपीयू में जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी मेन मेमोरी से डेटा आपका कैश मेमोरी में आएगा तो यह कैश मेमोरी उसकी बना लेती है अपने पास कॉपी। यह कॉपी यह तब तक रखती है जब तक कि सीपीयू पर जो भी यूज़र है उसको यूज़ नहीं कर लेता है। अगर एक यूज़र ने इसकी कॉपी को यूज़ कर लिया तो यहाँ से कैश मेमोरी से डेटा इरेज हो जाता है और नया डेटा मेन मेमोरी से यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से जो भी यूज़र होगा
उसे बार बार मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डेटा कहाँ से ले लेता है? आपका कैश मेमोरी में। पर मान लीजिए कैश मेमोरी में वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसे मेन मेमोरी से लेना पड़ेगा, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कैश मेमोरी फास्टेस्ट काम करती है, क्योंकि इसमें डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ऐसा आपके मोबाइल के अंदर भी होता है। मैं आपको एग्जांपल्स अभी बता रहा हूँ। अगर डेटा कैश मेमोरी के अंदर पाया जा रहा है, तो अगर डेटा यहाँ पर कैश मेमोरी के अंदर डेटा अगर पाया गया है, डेटा अवेलेबल है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? और अगर डेटा आपका अवेलेबल बिल्कुल नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो अगर डेटा अवेलेबल है तो आप उसको बोलते हैं कैशे हिट, अवेलेबल है तो। और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बोलते हैं कैशे मिस, MISS। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत सौ को ये जानकारी नहीं होगी, ये क्वेश्चन यहाँ से भी ज़रूर बनता है कि अगर कैश के अंदर डेटा अवेलेबल है तो कैशे हिट, या डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसे कैशे मिस कहा जाता है। अब मैं जैसा कि बोल रहा था, आपको एग्जांपल्स के बारे में बता रहा था, तो आपकी मोबाइल जो होता है, ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल के अंदर भी क्या कैश मेमोरी यहाँ पर पाई जाती है। कैश मेमोरी जब पाई जाती है तो वो डेटा, जैसे कि आप गूगल में गए तो गूगल में आपने F दबाया तो वहाँ पर फेसबुक ऑटोमेटिकली ओपन होती है। आपने जीमेल के लिए G दबाया तो ऑटोमेटिकली जीमेल ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डेटा पहले से कहाँ अवेलेबल है? आपके कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल है। आपको मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसके लिए। इसलिए बहुत जल्दी फास्टेस्ट वहाँ पे प्रोग्राम खुलने लग जाते हैं, आपके ओपन होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से कैश मेमोरी से डेटा जो हिस्ट्री थी उसकी, उसको आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो आपका डेटा कहाँ से आएगा? फिर मेन मेमोरी से आएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें आपको पूरा डेटा लिखना पड़ता है, पूरा फेसबुक लिखना पड़ता है, तब ओपन होगा वो। तो ये इसका काम है, इसलिए फास्टेस्ट मेमोरी होती है। बस एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है कि ये कहाँ पाई जाएगी? तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट मैं इसके एडवांटेज की बात कर लूँ। जैसे कि मैंने बताया फास्टेस्ट है, ये टाइम आपका कंज्यूम बहुत ही कम लेती है, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है इसको, और इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और उसके बाद में डेटा क्या कर देती है, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, टेम्परेरी डेटा रखती है ये। कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास होल्ड रखती है जिसमें कि कंप्यूटर अभी काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम पर। और अगर इसकी भी लिमिटेड रहती है कैपेसिटी, अगर डेटा रहेगा वो उस पर डेटा लॉस भी हो सकता है अगर लाइट क्या होती है आपकी चली जाती है तो। यह जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ होता है। यह रजिस्टर्स की जैसे फास्ट बिल्कुल नहीं होती है। अब हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के या मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यह भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, मैं उसको डिटेल दे देता हूँ। वोलेटाइल का मतलब होता है जो समय के अनुसार अपने को चेंजेस कर सकती है। जैसे कि कंप्यूटर हम चला रहे थे, बीच में लाइट चली गई, लाइट जाने पर जो डेटा था वो डेटा क्या हो जाता है, चला जाता है, मतलब डेटा आपका लॉस हो जाएगा। और अगर डेटा लॉस हो गया तो उसे आप बोलते हैं वोलेटाइल। मतलब मेन मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है आपकी? वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, जो समय के अनुसार अपने को चेंज करेगी, इरेज हो जाता है डेटा उसमें से। ये बहुत ही फास्टेस्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, और एक कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं हो सकता है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेन मेमोरी को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो मेन मेमोरी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो रैम और रोम। ये नाम आपने बहुत बार सुने भी होंगे। अब रैम क्या है? रैम की मैं आपको परिभाषा दे देता हूँ। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है यह मेन मेमोरी जिसे कि CPU से डायरेक्टली एक्सेस किया गया है। रैम का इस्तेमाल डाटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है। यह CPU रैंडमली इसको एक्सेस करता है। रैंडमली मतलब कहीं से भी डेटा उसको उठा लेता है। रैम बेसिकली वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब अगर लाइट चली गई है तो उसमें डेटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ये रैम की हमने बात करी। रैम को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया।
स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक और डायनेमिक क्या है? स्टैटिक रैम यह है, अगर डेटा जो रैम के अंदर है वो अगर स्टैटिक रैम में है तो आप उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर डेटा आपका डायनेमिक रैम में है तो बार बार उसको आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने कैश मेमोरी की बात करी थी वो कैश मेमोरी स्टैटिक रैम का एक पार्ट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। इसका मतलब जो कैश मेमोरी है उसमें डेटा आपका इरेज नहीं होगा, बार बार उसको आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो अब रैम की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोम की। फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूज़र द्वारा सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, जबकि रैम के अंदर रीड और राइट का ऑप्शन था, इसमें पढ़ा जा सकता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब समय के अनुसार चेंजेस नहीं हो सकते, मतलब अगर डेटा जो इसमें अवेलेबल है लाइट चली जाने पर भी इसमें डेटा नहीं हटेगा। जैसे कि हम इसके एग्जांपल लें तो बायोस, आपका जो बायोस है जिसमें आप कंप्यूटर को जब आप इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि इंस्टॉल का मतलब जो आप उसकी बायोस करते हैं, जिसमें कि आपकी सी ड्राइव होती है, उसमें आप सी ड्राइव में बायोस का पूरा प्रोसेस होता है, तो वो आपका डेटा इरेज नहीं हो सकता, लाइट चली जाने पर भी वो वहीं रहेगा। तो ये रोम का पार्ट होता है। तो जैसे आपके मोबाइल के अंदर टू पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो ये रोम की मैं बात करूँ तो ये रोम एक आपके लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब आप बोलेंगे कि सर मेन मेमोरी को आप किस में रखोगे, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका मेन मेमोरी से उठ के आता है तो ध्यान रखिएगा उसे आप वोलेटाइल ही कहेंगे, मतलब उसमें जो डेटा है वो इरेज हो सकता है अगर मेन मेमोरी से क्वेश्चन आ रहा है। पर रोम जो कि एक मेन मेमोरी का पार्ट है वो एक नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। अब हम रोम में जो डेटा है उसको रोम को जो हम डिवाइड करेंगे उसको 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी रोम की। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है। इसे यूज़र के द्वारा भी प्रोग्राम किया जा सकता है, यूज़र इसको प्रोग्राम कर सकता है, और एक बार इसे अगर प्रोग्राम कर दिया गया तो इसके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो इसमें हैं उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। जबकि हम बात करें ईपी रोम की तो इसका फुल फॉर्म ही है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इट मीन्स इसका जो डेटा है उसको आप इरेज कर सकते हैं, किसके थ्रू? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के थ्रू। इसमें जो डेटा है वो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं, पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जबकि ईपी रोम की बात करें तो इसमें आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इट मीन्स जो डेटा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और चिप के साथ में जितना ही पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो सकता है इसमें। तो 3 पार्ट्स थे रोम के, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। अब है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे कि हमने प्राइमरी मेमोरी की बात करी, वो प्राइमरी मेन मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी अलग से लगाई जाती है। ये कंप्यूटर मेमोरी की तीसरी और आखिरी मेमोरी होती है। इस प्रकार की मेमोरी को एक्सटर्नली भी हम यूज़ में ले सकते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्लो होती है अपेक्षाकृत प्राइमरी मेमोरी के। अब नॉन वोलेटाइल मीन्स जो डेटा है इसमें वो डेटा आपका इरेज नहीं होगा, और इसमें जो डेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली तरीके से स्टोर रहती है आपके लिए। सीपीयू डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए इनपुट और आउटपुट रूटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके जो उदाहरण हो सकते हैं सीडी रोम, डीवीडी फ्लैश ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स। इसकी हम अभी अगली स्लाइड्स में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी लें कि ये एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती है। इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। बैकअप इसलिए क्योंकि इसमें जो डेटा है वो आप स्टोर रख सकते हैं एक्सटर्नली भी, और बाद में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, भले लाइट चली भी जाए तो भी।
एक कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी चल सकता है, पर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। ये बहुत ही स्लो होती है अपेक्षाकृत प्राइमरी मेमोरी के, क्योंकि डेटा को पहले आपकी मेन मेमोरी में आना पड़ेगा, देन फिर वहाँ से यह कैश मेमोरी से फिर यूज़र तक आता है, तो उसमें टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी के जो पार्ट्स हैं वो आपके 4 पार्ट्स हैं: मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डायग्राम्स में। इस मैग्नेटिक टेप में आप किसकी कोटिंग करेंगे? मैग्नेटिक इंक की कोटिंग होती है। इसका प्रयोग एनालॉग और डिजिटल डेटा को स्टोर करने में भी किया जाता है। दोनों प्रकार का डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे कि पुराने समय की कैसेट्स आती थी, उन कैसेट्स में आप मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। इसका जो डेटा है, यह डेटा को लार्ज डेटा को आपके पास स्टोर रख सकती थी और बैकअप के लिए तैयार रख सकती थी, इसलिए मैग्नेटिक टेप यूज़ में ली जाती थी। आज भी कहीं ना कहीं यूज़ में ले सकते हैं इसको हम। पर अब हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पर, तो आज जो यूज़ में आती है वो आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को आपने जो डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक तो फ्लॉपी डिस्क और एक हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पुराने समय में यूज़ में आती थी, आजकल आप यूज़ में नहीं लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क को आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिटेल दे देता हूँ। ये बहुत ही पतले प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद होती है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। फ्लॉपी डिस्क आकार और स्टोरेज के आधार पर 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। जो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है उसको आप 5.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं और दूसरी जो है 3.5 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। जो 5.5 वाली फ्लॉपी डिस्क है, इसको 1976 में इसका आविष्कार किया गया था और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो मात्र 360 KB से 2.44 MB तक ही होती है। बड़ी होती है ये साइज़ में, जबकि जो छोटी होती है 3.5 व्यास वाली, उसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो 310 से लेकर 2.88 MB की होती है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। ये एप्पल ने बनाया था सबसे पहले 3.5 वाली, और ऊपर जो है वो आपके लिए 1976 में उसका आविष्कार किया गया था। अब जैसा कि यहाँ डायग्राम्स में आपको बताया था, इसका डायग्राम्स किस तरह से है आपने देखी होगी, ये पुराने समय में चलती थी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हार्ड डिस्क की, हार्ड ड्राइव्स की बात करते हैं। दुनिया की पहली हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल IBM ने 1980 में किया था। पहली जो हार्ड डिस्क बनाई थी वो IBM ने बनाई थी। ये एक एल्यूमिनियम धातु की डिस्क होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो गति होती है वो RPM में मापी जाती है, मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, घूर्णन जो होंगे एक चक्कर प्रति घूर्णन प्रति मिनट में, इसको मापा जाएगा RPM में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसकी डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, ये मैं आपको डायग्राम्स बता देता हूँ। ट्रैक और सेक्टर जो होते हैं, सेक्टर में डेटा स्टोर रहता है और करीब एक सेक्टर में 512 बाइट ही क्या हो सकता है, डेटा स्टोर किया जा सकता है केवल। ये बिट बाइट क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा पूरी डिटेल। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है जिस पर डेटा फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। इसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, CD, DVD और ब्लू-रेज। CD की हम बात करें, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें डेटा 700 MB तक का डेटा इसमें स्टोर रह सकता है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो आपके लिए जो आपने अभी फ्लॉपी डिस्क पढ़ी उससे तो ज़्यादा है और करीब 30 साल तक इसमें डेटा स्टोर रह सकता है। पर आपकी जो CD है उस पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ये ज़रूरी होगा, तभी उसमें डेटा 30 सालों तक सेव रह सकता है। अगर हम DVD की बात करें तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें करीब 5.5 या 4.7 से
GB से लेकर 17 GB तक का डेटा आपका इसमें स्टोर रह सकता है। इसमें भी वही समस्या है, इसमें आपके स्क्रैच नहीं आना चाहिए, तभी डेटा इसमें स्टोर रह पाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लू रेस की। ब्लू रेस क्या है? ये देखने में CD और DVD की तरह ही होती है, लेकिन इसको रीड और राइट करने के लिए जिसे लेज़र प्रकाश का उपयोग इसमें किया जाता है। ये नीले रंग जैसी बैंगनी किरण होती है, इसलिए इसे ब्लू रे कहा गया है। इसमें करीब 50 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि DVD में 17 GB तक, और आपका जो CD है उसमें 700 MB तक का, उसमें डेटा कम रहता है थोड़ा सा, इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके लिए आती है फ्लैश ड्राइव। क्या होती है? फ्लैश ड्राइव आपकी पेन ड्राइव है, जिसे आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत छोटी सी पेन ड्राइव्स भी आजकल आ रही है मार्केट्स में। पेन ड्राइव्स में बहुत ही छोटी छोटी हल्की हल्की रहती है, यहाँ पर स्टोर रह सकता है डेटा, आगे आप इसमें स्टोर रह सकते हैं। और ये कितने सामान्य रूप से डेटा रह सकता है, इसमें क्षमता कितनी होगी? तो 2 GB, 4 GB, 8 GB से लेकर 128 GB तक की आजकल पेन ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आज की यहाँ तक की जो वीडियोज़ है पूरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैंने आपको पूरी वीडियोज़ बताई यहाँ पर। अगर आपको मेरी और भी वीडियोज़ देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा आपको आज की स्लाइड कैसी लगी। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, मेमोरी बड़ा पार्ट होता है, इसलिए तो मैंने आपके लिए पूरी वीडियो बनाई थी। धन्यवाद आज के लिए।